आज की कहानी है बेटे बहू के साथ क्या सामंजस्य बना पाई अम्मा। आसमान से गिरकर खजूर में अटकना इसी को कहते हैं। गांव के एकाकी जीवन से उबकर अम्मा शहर आई थी, किंतु यहाँ भी बोझिल एकांत उन्हें नागपाश की तरह जकड़े हुए था। लगता था जहाँ भी जाएंगी वहाँ चुप्पी, वीरानी और मनहूसियत उनके साथ साए की तरह चिपकी रहेगी। गांव में कष्ट ही क्या था उन्हें। सुबह चाय के साथ 4 रोटियां सेक लेती थी। उनके सहारे दिन मजे में कट जाता था। कोई काम धाम नहीं, कोई सिरदर्द नहीं। उलझन थी तो यही कि पहाड़ सा लंबा दिन काटे नहीं कटता था। भूले भटके कोई पड़ोसन आ जाती तो कमर पर हाथ रखकर ठिठोली करती। अम्मा जी को अपनी गृहस्थी से बड़ा मोह है। रात दिन चारपाई पर पड़े पड़े गड़े धन की चौकसी किया करती हैं। कैसा गड़ा धन बहू, वह उदासीन भाव से जवाब देती। लेटना तो वक्त काटने का एक जरिया है। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेटी रहती हूँ, लेटे लेटे थक जाती हूँ तो उठकर बैठती हूँ। पड़ोसन सहानुभूति जताते वहीं देहरी पर बैठ जाती। जिंदगी का यही रोना है। जवानी में आदमी के पास काम ज्यादा, वक्त कम होता है। बुढ़ापे में काम कुछ नहीं, वक्त ही वक्त रह जाता है। बाल बच्चे अपनी दुनिया में रम जाते हैं। बूढ़े माँ बाप बैठकर मौत का इंतजार करते हैं। उनमें से अगर एक चल बसे तो दूसरे की जिंदगी दूभर हो जाती है। जब से बाबूजी गुजरे हैं तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं दिखाई दी। ना हो तो कुछ दिन के लिए राकेश भैया के यहाँ घूम आओ, मन बदल जाएगा। यही मैं भी सोचती हूँ। वह गंभीर भाव से सिर हिलाती। राकेश की चिट्ठी आई है कि वो अगले महीने आएगा। तभी उससे कहूँगी कि मुझे अपने साथ ले चल। पर अम्मा को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। राकेश खुद ही उन्हें साथ ले चलने के लिए आतुर हो उठा। वजह ये थी कि बेटे के सत्कार में माँ ने बड़े चाव से भोजन बनाया था। दाल चावल रोटी तरकारी और चटनी। किंतु जब थाली सामने आई तो राकेश समझ नहीं सका कि इनमें से कौन सी वस्तु खाने लायक है। दाल चावल में कंकड़ भरे हुए थे, कांपते हाथों की वजह से। कोई रोटी अफगानिस्तान का नक्शा बन गई थी तो कोई रोटी कम, डबल रोटी ज्यादा लग रही थी। तरकारी के नाम पर नमकीन पानी में तैरते आलू के टुकड़े थे। कुचले हुए आम में कहने भर के लिए पुदीना था। अम्मा ने खुद ही अपराधी भाव से सफाई दी। ये खाना कैसे खा सकोगे बेटा? बुढ़ापे में ना हाथ पांव चलते हैं, ना आंखों से सूझता है। अपने लिए जैसे तैसे 4 टिक्कड़ सेक लेती हूँ। तुम्हारे लायक खाना नहीं बना सकी। आज तुम भूखे ही रह जाओगे। खाना बहुत अच्छा बना है अम्मा। सालों बाद तुम्हारे हाथ की बनी रोटी खाई तो पेट से ऊपर खा गया हूँ। राकेश ने आधा पेट खाकर उठते हुए कहा। उसने मन ही मन फैसला भी कर लिया कि अम्मा को इस हालत में एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ेगा। भावनाओं के जोश में उसने दूसरा फैसला ये किया कि गांव का मकान बेच देगा। वो जानता था कि अगर मकान रहा तो अम्मा कुछ ही दिनों में गांव लौटने की जिद करेंगी। कांटा जड़ से उखड़ जाए तभी अच्छा है। सदा की संकोची अम्मा बेटे के सामने अपनी अनिच्छा जाहिर न कर सकी। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन में मकान बिक गया। तीसरे दिन गांव के जीवन को अलविदा कहकर अम्मा बेटे के साथ शहर चली आईं। शहर आते ही पहला एहसास उन्हें यही हुआ कि गांव का मकान बेचने में जल्दबाजी हो गई है। बहू ने उन्हें देखकर जिस अंदाज में पांव छुए और जिस तरह मुंह लटका लिया, वह उन्हें बहुत खला। आखिर वह बच्ची तो थी नहीं। अनमने ढंग से किए जाने वाले स्वागत को पहचानने की बुद्धि रखती हैं। बच्चों ने भी एक बार सामने आकर नमस्ते की, औपचारिकतावश, और फिर न जाने घर के किस कोने में समा गए। बहू ने नौकर को हुक्म दिया, अम्मा जी के लिए पीछे वाला कमरा ठीक कर दो। गुसलखाना जुड़े होने के कारण वहां इनको आराम रहेगा। एक पलंग बिछा दो और इनका सामान वहीं पहुंचा दो। उसके बाद चाय दे आना। मैं लता मेम साहब के यहाँ किटी पार्टी में जा रही हूँ। बहू सैंडल खटखटाती हुई चली गई और वह भौचक्की सी सोफे पर बैठी रह गई। कुछ देर बाद नौकर ने उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया। एक ट्रे में चाय नाश्ता भी ला दिया। अकेले बैठकर चाय का घूंट भरते हुए उन्होंने सोचा, क्या सिर्फ इसी चाय की खातिर
भागी हुई यहाँ आई हूँ। पर ये चाय भी अगली सुबह कहाँ मिल सकी थी। रात का खाना वह नहीं खाती, ये बात बहू जानती थी। इसीलिए उसने शाम को खाने के लिए नहीं पूछवाया। कुछ और लेंगी ये भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। वे इंतजार करती रहीं कि बहू बच्चों में से कोई न कोई उनके पास अवश्य आएगा, हालचाल पूछेगा। पर निराशा ही हाथ लगी। जब बहू बच्चों की आवाजें आनी बंद हो गई और घर में सन्नाटा छा गया, तो एक ठंडी सांस लेकर वह भी लेट गईं। टूटे मन को उन्होंने खुद ही दिलासा दिया। मुझे सफर से थका जानकर ही कोई नहीं आया। फजूल ही मैं बात को इतना तूल दे रही हूँ। सुबह जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो वे बेचैन होने लगी। मुंह अंधेरे उठकर उन्होंने दैनिक कार्यों से छुट्टी पा ली थी। अब चाय की तलब उन्हें व्याकुल बना रही थी। दूर से आती चाय के प्यालों की खटर पटर जब सही ना गई, तो उन्होंने सोचा, लो मैं भी कैसी मूर्ख हूँ। यहाँ बैठी चाय का इंतजार कर रही हूँ। आखिर कोई मेहमान तो हूँ नहीं। मुझे खुद उठकर बाल बच्चों के बीच पहुँच जाना चाहिए। यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कितना बेतुका है। बीच के कमरों को पार करके वह खाने के कमरे में जा पहुंची। वहाँ बड़ी सी मेज के इर्द गिर्द बैठे बहू बच्चे चाय नाश्ता कर रहे थे। राकेश शायद पहले ही खा पीकर उठ चुका था। अम्मा को देखकर एक बारगी सन्नाटा सा खिंच गया। अगले ही पल बहू तमक कर उठते हुए बोली, बुढ़ापे में जबान शायद ज्यादा ही चटोरी हो जाती है। अम्मा समझ नहीं सकी कि इस बात का मतलब क्या है। भौचक्की सी बहू का मुंह ताकने लगी। बहू ने तीखी आवाज में बात स्पष्ट की, इन्हें दफ्तर जाने को जल्दी थी। बच्चों के स्कूल का समय हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी सबको खिला पिलाकर आपके पास चाय भेजने की सोच ही रही थी, पर तब तक सब्र नहीं कर सकी आप। अम्मा फीकी हंसी हंसते हुए बोली, ठीक कहती हो बहू। अभी चाय के लिए कौन सी देर हो गई थी। मैं ही हड़बड़ी में बैठी ना रह सकी। वह वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद नौकर एक ग्लास में ठंडी चाय और एक तश्तरी में दो जले हुए टोस्ट लेकर आ पहुंचा। जिस चाय के लिए वह इतनी आकुल थी, वह चाय अब जहर का घूंट बन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से ही अम्मा उसे गले से नीचे उतार सकी। न चाहते हुए भी आंखों के सामने मेवे, फल और मिठाई से सजी हुई खाने की मेज बार बार घूम रही थी। चाय पीकर ग्लास रख रही थी कि बेटा बड़े व्यस्त भाव से कमरे में आकर बोला, क्या हाल है अम्मा? यहाँ आकर अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बेटा। चाय वाय पी ली। मैंने सुधा से कह दिया है कि तुम्हारे आराम का पूरा ख्याल रखे। दोपहर के खाने में अपनी मनपसंद चीज बनवा लेना। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, शाम को देर से लौटूंगा। इस मशीनी जिंदगी में मुझे मिनट भर की फुर्सत नहीं। तुम बिना किसी संकोच के अपनी हर जरूरत सुधा को बता देना। ठीक है बेटा। वह प्लास्टिक के चाबी भरे बबुए की तरह नपे तुले शब्द ही बोल पाई। बस दिन भर में सिर्फ यही बातचीत थी जो किसी ने उनके साथ की। उसके बाद सारा दिन वह अकेली पड़ी पड़ी उबती रही। नौकर एक बार आकर उनके कमरे में पानी से भरी सुराही रख गया। दोबारा आकर उन्हें खाने की थाली दे गया। उसके बाद कोई उनके कमरे में झांकने तक नहीं आया। सुबह का अनुभव इतना कड़वा था कि खुद उनकी हिम्मत भी दोबारा बहू बच्चों के बीच जाने की नहीं हुई। बोझिल अकेलापन सांप की तरह उनको निरंतर डसता रहा। वह पहली दफा बेटे बहू के यहाँ नहीं आई थी। पहले भी तनु और सोनू के जन्म पर राकेश उन्हें लेवा लाया था। जिद करके साल साल भर रोके रखा था। उस समय इसी बहू ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। इतना लाड लड़ाती थी कि अपनी सगी बेटी भी क्या दिखाएगी। दूध, फल, दवा हर चीज उन्हीं के हाथ से लेती थी। जरा देर होती नहीं कि अम्मा अम्मा कहकर आसमान सिर पर उठा लेती थी। राकेश हंस कर कहा करता था, तुमने इसे बहुत सिर चढ़ा रखा है अम्मा। देखता हूँ कि इसके सामने मेरी कदर घट गई है। ये पराए घर की लड़की तुम्हारी सगी हो गई है और मैं सौतेला हो गया हूँ। इस चालाक बिल्ली ने सीधे मेरी दूध की हांडी पर मुंह मारा है। सुनकर वह भी हंस पड़ती थी। उन दिनों राकेश की आर्थिक स्थिति साधारण थी। घर में एक भी नौकर न था। अम्मा बहू की देखभाल करती, नवजात बच्ची को संभालती और घर की सार संभाल भी करती। एक पाँव बहू के कमरे में रहता था और एक रसोई में।
इन महारानी को तो बच्ची को झबला पहनाना तक नहीं आता था। बच्ची कपड़े भिगोती तो लेटे लेटे गुहार लगाती थी, अम्मा जी जल्दी आना, अपनी नटखट पोती को की कारस्तानी देखना। अब भी वही अम्मा थी और वही बहू रानी। बदलाव आया था तो सिर्फ स्थितियों में। बहू अब हर महीने हजारों रुपए कमाने वाले अफसर की बीवी थी और अम्मा बूढ़ी व लाचार होने के कारण उसके किसी काम की नहीं रही। तभी तो घर के कबाड़ की तरह कोने में पटक दी गईं। अगर अब भी उनके बदन में अचार, मुरब्बे और बड़ियां बनाने की ताकत होती तो ये बहू अपनी मिसरी घुली आवाज में अम्मा अम्मा पुकारते नहीं थकती। अशक्त प्राणी को दया करके परोसी हुई थाली दे देती थी, यही क्या कम था। पर बूढ़े आदमी की पेट भर रोटी के अलावा भी कोई ज़रूरत होती है, इसे बहू क्यों नहीं समझती। जिस अकेलेपन को भरने के लिए गांव छोड़ा, वही अकेलापन यहाँ भी कुंडली मारकर उन्हें अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। इस वेदना को कौन समझता। अम्मा ठंडी सांस भरकर पलंग पर लेट जाती। अपने आप उनके कमरे में कोई नहीं आता। यदि वह उठकर सबके बीच पहुंचती तो एक एक करके सब खिसकने लगते। यूं आपस में बहू बच्चे हंसते, कह कहे लगाते, पर अम्मा के आते ही सबको कोई ना कोई काम जरूर याद आ जाता। सबके चले जाने पर वह अचकचाई हुई कुछ देर खड़ी रहती, फिर खिसियाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ती। पाँव में जहर फैल जाने पर आदमी उसे काट कर फेंक देना पसंद करता है, लेकिन अम्मा तो बहू बच्चों के उल्लास भरे जीवन का जहर नहीं थी। फिर क्यों घर वालों ने उन्हें विषाक्त अंग की भांति अलग कर दिया है, इसे वो समझ नहीं पाती थी। वह इतनी सीधी और सौम्य थी कि उनसे किसी को शिकायत हो ही नहीं सकती थी। बहू आधी आधी रात को पार्टियों से लौटती। तनु और सोनू अजीबोगरीब पोशाकें पहने हुए बाजीगर के बंदर की तरह भटकते। अम्मा कभी किसी को नहीं टोकती, फिर भी सब उनकी निगाहों से बचना चाहते थे। हर एक की दिली ख्वाहिश यही रहती थी कि वो अपने कमरे से बाहर ना निकलें। खाने पीने, नहाने धोने और सोने की सारी व्यवस्थाएं जब कमरे में कर दी गई हैं तो अम्मा को बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है। एक दिन अकेले बैठे बैठे जी बहुत उबा तो वह कमरे में झाड़ू लगाने के लिए आए नौकर से इधर उधर की बातें पूछने लगी। क्या नाम है, कहाँ घर है, कितने भाई बहन हैं, बाप क्या करता है, उनका ये काम कितना निंदनीय था, इसका आभास कुछ देर बाद ही हो गया। बहू पास वाले कमरे में आकर ऊंची आवाज में उन्हें सुनाते हुए बोली, जैसा स्तर है वैसे ही लोगों के साथ बातें करेंगी। नौकर के अलावा और कोई नहीं मिला उन्हें बोलने के लिए। उत्तर में तन्नू की जहरीली हंसी गूंज गई। वह अपनी कुर्सी पर पत्थर की तरह जड़ बैठी रह गई थी। गांव में भी अम्मा अकेली थी, पर वहां यह सांत्वना थी कि सबके बीच पहुंचने पर एकाकीपन की यंत्रणा से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर वह निराशा के अथाह समुद्र में डूब गई थी। रेगिस्तान में प्यासे मर जाना उतनी पीड़ा नहीं देता जितना कि नदी किनारे प्यास से दम तोड़ देना। गली का घर होता, सड़क के किनारे बना मकान होता तो कम से कम खिड़की से झांकने पर राह चलते आदमियों के चेहरे नजर आते। यहाँ अम्मा किसी सजा याफ्ता कैदी की तरह खिड़की की सलाखों के नज़दीक खड़ी होती तो उन्हें या तो ऊंचे दरख्त नजर आते या फूलों से लदी क्यारियां। फिर भी वह खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी रहती थी। कम से कम ठंडी हवा के झोंके तो मिलते थे। बैठे बैठे कुछ देर को आंखें झपक जाती तो ऐसा लगता जैसे बाबूजी पास खड़े कह रहे हैं, सावित्री उठोगी नहीं, देखो कितनी धूप चढ़ आई है, चाय पानी का वक्त निकला जा रहा है। चौंक कर आंखें खोलते ही सपने की निस्सारता जाहिर हो जाती। बाबूजी अब कहाँ, याद आते ही मन गहरी पीड़ा से भर उठता। झपकी लेते हुए अम्मा खिंच जाती। ओ, ये बाबूजी इतना शोर क्यों कर रहे हैं, चीख चीख कर आसमान सिर पर उठाए ले रहे हैं। क्या कहा, राकेश ने दवात की स्याही फैला दी। अरे बच्चा है, फैल गई होगी स्याही, उसके लिए क्या बच्चे को डांटते ही जाओगे, बस भी करो ना। चौंक कर जाग उठी अम्मा। बाबूजी की नहीं, ये तो खिड़की के नीचे भौंकते कुत्ते की आवाज है। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई
और हट हट करके कुत्तों को भगाने लगी। बुढ़ापे के कारण नज़र कमज़ोर थी, फिर भी इतना मालूम पड़ गया कि किसी कमज़ोर और मरियल कुत्ते को 3-4 ताकतवर कुत्ते सता रहे हैं। शायद धोखे से फाटक खुला ही रह गया होगा, तभी लड़ते हुए भीतर घुस आए थे। इधर उधर देखकर अम्मा ने मच्छरदानी का डंडा निकाला और उसे खिड़की की सलाखों से बाहर निकालकर भौंकते हुए कुत्तों को धमकाने लगी। काफी कोशिश के बाद वह सूखे मरियल कुत्ते को आतताइयों के शिकंजे से बचा पाई। हमलावरों के चले जाने पर चोट खाया हुआ कमजोर कुत्ता वहीं हाँफता हुआ बैठ गया और कातर निगाहों से अम्मा की ओर देखने लगा। सब ओर से दुरदुराया हुआ वह कुत्ता उनसे शरण की भीख मांग रहा था। इस गंदे, घिनौने, जख्मी और मरियल कुत्ते पर अनायास ही अम्मा सदैव हो उठी। वह खुद क्या उस जैसी नहीं थी, बूढ़ी, कमजोर, उपेक्षिता और सर्वथा एकाकी। तन चाहे रोगी न था, पर मन क्या कम जख्मी और लहूलुहान था। दोपहर को जब नौकर खाना लाया तो अम्मा ने बड़े प्यार से उस घायल कुत्ते को 2 रोटियां खिला दी। भावावेश के न जाने किन क्षणों में नामकरण भी कर दिया, झबरा। जड़े हुए रोए वाले कुत्ते के लिए यह नाम उतना ही बेमेल था जितना किसी भिखारी का करोड़ीमल। पर अम्मा को इस असमानता की चिंता नहीं थी। उनकी निगाह एक बार भी कुत्ते की बदसूरती पर नहीं गई। अम्मा अब काफी संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। उन्हें लगता जैसे अब वह अकेली नहीं है, झबरा उनके साथ है। झबरा को उनकी जरूरत थी। 2-1 दिन उन्हें उसके भाग जाने की चिंता बनी रही, पर धीरे धीरे यह आशंका भी मिट गई। झबरा के स्नेहदान ने अम्मा के बुझते हुए जीवन दीप की लौ में नई जान डाल दी थी। पर घर वालों को उनका ये छोटा सा सुख भी गवारा नहीं हुआ। एक दिन बहू तेज चाल से चलती हुई कमरे में आई और खिड़की के पास जाकर नाक सिकोड़ते हुए बोली, छी, कितना गंदा कुत्ता है, न जाने कहाँ से आ गया। चौकीदार को डांटना पड़ेगा, उसने इसे भगाया क्यों नहीं। अम्मा जी का पालतू कुत्ता है जी, अब तो चुपड़ी रोटी खा खा कर मोटा हो गया है। पीछे खड़े हुए नौकर ने पीले गंदे दांतों की नुमाइश दिखा दी। बेशर्म, सड़क के लावारिस कुत्ते को हमारा पालतू कुत्ता बताता है। हमें पालना ही होगा तो कोई बढ़िया विदेशी नस्ल का कुत्ता पालेंगे। ऐसे सड़क छाप कुत्ते पर तो हम थूकते भी नहीं हैं। बहू रुष्ट स्वर में बोली। अगले ही पल उसने नौकर को नादिर शाही हुक्म दिया, देखो, अंधेरा होने पर इस कुत्ते को कहीं दूर फेंक आना। इसे बोरी में बंद करके ऐसी जगह फेंकना जहां से दोबारा ना आ सके। बहू जिस अफसराना अंदाज से आई थी वैसे ही वापस चली गई। अम्मा ने बड़े असहाय भाव से खिड़की की ओर देखा। न जाने क्यों उनका जी डूबने लगा। पिछले साल बाबूजी के मरते समय भी उन्हें ऐसी ही अनुभूति हुई थी। लगा था जैसे इतनी बड़ी दुनिया में अनगिनत आदमियों की भीड़ होने पर भी वह अकेली रह गई थी। अकेलेपन का वही एहसास इस समय अम्मा को हुआ। उन्होंने खुद को धिक्कारा। छी, कितनी ओछी हूं मैं। बेटे, बहू और चांद सूरज जैसे 2 पोती पोतों के रहते हुए मैं अकेली कैसे हो गई। ये मामूली कुत्ता क्या मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज है। पर खुद को धोखा देना आसान न था। अकेलेपन की भयावहता से आशंकित मन दूसरी बार दहशत से भर गया। पिछले साल बाबूजी के चिर विछोह पर वह रोई थी। हालांकि तब से मन बार बार रोता रहा था, पर आज भी आंखें दूसरी बार छलछला उठी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।